पॉलिटिकल साइंस अचीवर्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप दोस्तों आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत मन लगाकर अपनी तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों आज हम करने आए हैं अपनी लोक प्रशासन 800 प्लस प्रैक्टिस सीरीज़ का पार्ट 3। दोस्तों पिछले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 75 तक कंप्लीट कर चुके थे और कुछ टेक्निकल इशू की वजह से आगे क्वेश्चन हम नहीं कर पाए थे। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको 76 से पूरे क्वेश्चन दोबारा से कराऊँगी दोस्तों। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन देखते हैं। संरचनात्मक प्रक्रियात्मक दृष्टिकोण दूसरे किस नाम से जाना जाता है? तो व्यवस्थागत दृष्टिकोण, परंपरागत दृष्टिकोण, संस्थागत दृष्टिकोण या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों संरचनात्मक प्रक्रियात्मक दृष्टिकोण की जब हम बात करें तो हम इसे तुलनात्मक राजनीति में, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में आमंड के साथ जुड़ा हुआ पाते हैं। ठीक है। और लोक प्रशासन में अगर हम बात करें तो हम इस किसी के साथ कौन लेकर आया इसको लोक प्रशासन में? तो वाल्डो। ठीक है। ये दोनों डिफरेंस आप जरूर याद रखिएगा। चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, व्यवस्थागत दृष्टिकोण इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हर्बर्ट साइमन का निर्णय निर्माण डिसीजन मेकिंग सिद्धांत आधारित है दर्शन पर, वैज्ञानिक पद्धति पर, तर्कानुसार प्रत्यक्षवाद पर और हेतुवाद पर। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वैज्ञानिक पद्धति पर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य निर्णय निर्माण के संबंध में सही है? यह एक बहुल गतिविधि है। दूसरा कथन कह रहा है यह अधिकांशतः, पूर्णतः, विवेकशीलता पर आधारित है। व्यक्तिगत मूल्य इसकी प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं या फिर यह प्रशासकीय व्यक्ति को अधिक भूमिका प्रदान करती है। सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो आपका क्वेश्चन नंबर 78 के लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सही उत्तर। ठीक है। चलिए देख लेते हैं। पर कथन एक कह रहा है यह एक बहुल गतिविधि है, बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है ये अधिकांशता और पूर्णतः विवेकशीलता पर आधारित है, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। ठीक है। अगला का व्यक्तिगत मूल्य इसकी प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं, ये भी सही है। और प्रशासकीय व्यक्ति को अधिक भूमिका प्रदान करती है, यह भी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 79। निम्नलिखित में से कौन सा निर्णय व्यूह रचना संबंधी निर्णय माना जा सकता है? पहला, संयंत्र की स्थिति व उसका अभिविन्यास। दूसरा, उत्पादन श्रेणी या फिर वितरण के माध्यम से। या फिर चौथा, उपयुक्त सभी। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? सभी उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। चलिए चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। निर्णय करने के लिए निर्णय कारकों को पहचानना और उनको नियंत्रित करना आवश्यक होता है। यह विचार किसने किया है? फेयोल ने दिया है, लिकर्ट ने दिया है, बर्नार्ड ने किया है या फिर साइमन ने दिया है? तो दोस्तों आप सभी ने इसका आंसर सही गैस किया होगा। यह कथन हो जाएगा साइमन का। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। हर्बर्ट ए साइमन ने अपनी विचारधारा की रूपरेखा किस पुस्तक में प्रस्तुत करी है? निर्णय करना, प्रशासनिक संगठन, प्रशासनिक व्यवहार, प्रशासनिक संगठन में निर्णय करने की प्रक्रिया का अध्ययन या फिर प्रशासनिक व्यवहार एवं निर्णय करना, प्रशासनिक संगठन और प्रशासनिक व्यवहार। तो आपको सही उत्तर बताना है। आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए, निर्णय करना एवं प्रशासनिक संगठन। ठीक है। ठीक है दोस्तों आगे बढ़ते हुए देखते हैं। दोस्तों एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर जो है वो भी किसकी किताब है? एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर किसकी पुस्तक है? वो भी साइमन की पुस्तक है। और दोस्तों एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर में साइमन ने क्या बताया है? जो हमने उसके विकास के चरण पढ़े थे, लोक प्रशासन के 5 चरण विकास के पढ़े थे, उसमें जो चौथा चरण था संकट की अवस्था और तीसरा चरण था जिसमें लोक प्रशासन को चुनौतियाँ मिलने लगती हैं। तो उन चुनौतियाँ देने वाले में हर्बर्ट ए साइमन भी थे जिन्होंने लोक प्रशासन के सिद्धांतों को कहावतें कहा था। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा और धीरे धीरे पिछला भी रिवाइज हो रहा होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संप्रेक्षण अर्थ का पुल है, यह किसका विचार है? कीट डेविस का, चार्ल्स ई रेडफील्ड का, लुइस ए एलन का या ई.जी. मेयर का? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा लुइस ए एलन यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। संप्रेक्षण हेतु कम से कम कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होती है? 1, 2, 3, 4। बताइए क्या हो जाएगा सही उत्तर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी,
संप्रेक्षण क्या है? बात करना, एक से अपनी इंफॉर्मेशन को दूसरे तक पहुंचाना, बात करना। आप बोझल की भाषा में कहें तो आप अकेले तो बात नहीं कर सकते, कम से कम 2 व्यक्ति होने चाहिए संप्रेक्षण के लिए या बात करने के लिए। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 84, जो सही सुमेलित नहीं है उसे पहचानिए। सही बताना है क्या है, इसमें से नहीं है। ग्रेव वाइन सूचना, कौन से सूचना? औपचारिक संप्रेक्षण, बैठकों का कार्य वितरण, अधोगामी संप्रेक्षण, आदेश या निर्देश, ऊर्ध्वगामी संप्रेक्षण, प्रतिवेदन। ठीक है, इसमें से बताना है कि क्या सही नहीं है। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा ग्रेप वाइन फोन सूचना। ठीक है, ये जो सभी बताए गए हैं दोस्तों, ये संप्रेक्षण के प्रकार है। ग्रेप वाइन है जिसका मतलब होता है कि एक से बात दूसरे तक, दूसरे से तीसरे तक, तीसरे से ऐसे कई लोगों तक, यहाँ से कई लोगों तक, इस तरीके से इसको ग्रेप वाइन कहते हैं, जिसे अंगूर लता संचार भी कहते हैं। ठीक है, और ये अनौपचारिक होती है। ठीक है, जैसे हम कहते हैं ना कि गॉसिप जो होती है वो एक से कैसे हज़ारों लोगों तक पहुंच जाती है, पता नहीं चलता, तो ये कुछ उसी तरीके की होती है। औपचारिक संप्रेक्षण होता है जो कि एक मीटिंग में औपचारिक रूप से दिया जाता है। अधोगामी होता है जो ऊपर से नीचे की ओर दिया जाता है। ठीक है, तो ये आदेश हो सकता है, निर्देश हो सकता है। और ऊर्ध्वगामी हो सकता है कि एक नीचे का कर्मचारी अपने उच्च अधिकारी को प्रतिवेदन दे, ये ऊर्ध्वगामी हो संप्रेक्षण हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा हम क्वेश्चंस को जल्दी करने की कोशिश करेंगे दोस्तों, क्योंकि हमें 800 क्वेश्चंस क्या करने हैं, कवर करने हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बर्नार्ड के अनुसार संप्रेषण तकनीकें कम्युनिकेशन टेक्निक इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके द्वारा सहयोगियों का उदासीनता क्षेत्र बढ़ाया जाता है, औपचारिक सत्ता संरचना की नींव डाली जा सकती है, संगठन की रचना और आंतरिक अर्थतंत्र को आकार दिया जा सकता है, या फिर औपचारिक संगठनों के विभिन्न प्रतिमानों को समन्वित किया जा सकता है। तो क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, औपचारिक अनौपचारिक संगठनों यानी इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के विभिन्न प्रतिमानों को समन्वित किया जा सकता है। ठीक है, चलिए उदासीनता का क्षेत्र एक अवधारणा याद रखिएगा। उदासीनता का क्षेत्र ये किसने बताया है? ये बताया है बर्नार्ड ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने ये कहा है कि नेतृत्व और सत्ता बहुल है क्योंकि इसमें कई व्यक्ति शामिल होते हैं? आपको बताना है दोस्तों कि ये परिभाषा किसकी है। तो नेतृत्व और सत्ता बहुल है क्योंकि इसमें कई व्यक्ति होते हैं, ये परिभाषा किसने दी है? आइवी रीड ने, चेस्टर बर्नार्ड ने, मैरी पॉर्कर पॉलेट ने, या M.E. डिमॉक ने। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों इसका? तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैरी पॉर्कर पॉलेट ने। ठीक है, चेस्टर बर्नार्ड और पॉलेट ये दोनों ही सत्ता से जुड़े महत्वपूर्ण विचारक हैं। सत्ता पर इन्होंने काफ़ी ज़्यादा अच्छे से क्लैरिटी से अपना कॉन्सेप्ट दिया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। मैक्स वेबर की अवधारणा के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक नेतृत्व का प्रकार नहीं है? ठीक है, तो मैक्स वेबर ने किसकी बहुत ज़्यादा विशद और बहुत व्यवस्थित व्याख्या की है दोस्तों? तो ये की है नौकरशाही की। ठीक है, और आप मुझे मैक्स वेबर की पुस्तक का नाम कमेंट में बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। मैक्स वेबर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक नेतृत्व का प्रकार नहीं है? करिश्माई, पारंपरिक, अधिकारी तंत्रीय या विधिक, तार्किक, निधिक। ठीक है, पिछले ही वीडियो में दोस्तों हमने इसे रिवाइज भी किया था, आपको याद होगा अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नौकरशाही का कह लीजिए नेतृत्व के 3 प्रकार बताते हैं मैक्स वेबर। कौन सा? पहला पारंपरिक, दूसरा करिश्माई, और तीसरा तार्किक। ठीक है, तार्किक कह लीजिए, वैज्ञानिक वैधानिक कह लीजिए, या फिर इसको योग्यता वे भी कह सकते हैं। ठीक है ना, या कानूनी भी कह सकते हैं, कई नामों से इसको पुकारा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेतृत्व का पथ उद्देश्य मॉडल विकसित किया था। नेतृत्व के मॉडल में दोस्तों कुछ 7 से 8 ऐसे थिंकर होंगे जिन्होंने अलग अलग मॉडल इसमें बताए हैं। तो आप उन सभी को बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन कई बार मैंने परीक्षाओं में बनता हुआ देखा है। ठीक है, जैसे यहाँ पे पद उद्देश्य मॉडल पूछ लिया है, हो सकता है दूसरा गुण आधारित पूछ लिया जाए, या फिर
3D वाला पूछा जाए, कोई और पूछा जा सकता है, तो आपको सभी को बहुत अच्छे से याद कर लेना है। मेरा यही सजेशन है कि क्योंकि मैंने यहाँ से लगातार प्रश्न बनते हुए देखे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एफी फिडलर ने, आर लिकर्ट ने, आरजे हाउस ने या ब्रूम ने। अगर दोस्तों आपके पास इसका कंटेंट उपलब्ध ना हो, नेतृत्व की जो ये सिद्धांत हैं, तो मुझे बताइएगा, मैं एक वीडियो में उसे बना के अपलोड कर दूँगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आरजे हाउस ने। ठीक है, आरजे हाउस ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए, अभिप्रेरणा को प्रबंध का हृदय किसने कहा है? अभिप्रेरणा को प्रबंध का हृदय किसने कहा है? फ्रांसिस लिकर्ट ने, मैक्स वेबर ने, मैस्लो ने या उपयुक्त में से कोई भी नहीं। ठीक है, आपको बताना है अभिप्रेरणा को प्रबंध का हृदय किसने कहा है। तो अभिप्रेरणा को प्रबंध का हृदय कहा है फ्रांसिस लिकर्ट ने। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फ्रांसिस लिकर्ट ने अभिप्रेरणा को प्रबंध का हृदय कहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ पे ये भी देख लेते हैं हम लोग। मैस्लो किससे संबंधित है दोस्तों? ये सभी अभिप्रेरणा से जुड़े विद्वान हैं और उनके द्वारा दिए गए क्या है, सिद्धांत हैं। देख लेते हैं मैस्लो का सिद्धांत कौन सा है। आवश्यकता सोपान, हजबर्ग का द्विघटक विचारधारा, मैकग्रेगर का एक्स वाई थ्योरी, आउची का जेड थ्योरी, लिकर्ट का प्रबंध थ्योरी और विक्टर ब्रूम का प्रत्याशा विचारधारा सिद्धांत। ठीक है, चलिए ये यहाँ लिखा हुआ था तो मैंने इसे भी रिवाइज करा दिया आपको। आगे बढ़ते हैं। मनुष्य जिम्मेदारी लेने से कतराते हैं। ठीक है, ये किस सिद्धांत में कहा गया है? एक्स थ्योरी, वाई थ्योरी, जेड थ्योरी और ए एक्स प्लस ए थ्योरी। किस में कहा गया है दोस्तों? आपको अपना सही उत्तर बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक्स थ्योरी। अभी ऊपर हमने पढ़ा दोस्तों एक्स वाई थ्योरी किसने दी थी? तो एक्स वाई थ्योरी अभी हमने देखा यहाँ पर किसकी है, डगलस मैकग्रेगर की एक्स वाई थ्योरी। क्या कहते हैं ये अपनी एक्स वाई थ्योरी में? तो एक्स थ्योरी में ये कहते हैं कि मनुष्य जो है वो काम से जी चुराता है। वो काम से क्या होता है, काम से क्या करता है, जी चुराता है, जी चुराता है। ठीक है, जी चुराता है, वो काम नहीं करना चाहता है। ठीक है, तो उससे काम का कैसे कराया जाएगा? उसको डर दिखाकर काम कराया जाएगा, अनुशासन से उससे काम कराया जाएगा। ठीक है, लेकिन फिर वो कुछ समय बाद वाई थ्योरी लेकर आते हैं और वाई थ्योरी में कहते हैं कि नहीं, डर नहीं, ऐसा नहीं है। मनुष्य का अगर प्रेरणा हो, अगर उसे कोई जिम्मेदारी दी जाए तो वो स्वयं काम करता है। ठीक है, खुद से काम करता है। और ज़रूरी नहीं कि उसे डर दिखाया जाए, बल्कि अगर उसे अच्छी बात कही जाए या अच्छा पारिश्रमिक दिया जाए तो वो प्रेरित होकर क्या करता है, अच्छा काम करता है। ये कहती है वाई थ्योरी। और ये किसने दी है? डगलस मैकग्रेगर ने। एक्स वाई थ्योरी इसको कहा जाता है। ठीक है, ये नेगेटिव है और ये वाई थ्योरी क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, चलिए आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं अभिप्रेरणा के स्वास्थ्य सिद्धांत के विकास का श्रेय किसको है? फ्रेडरिक हजबर्ग को, डगलस मैकग्रेगर को, मैस्लो को या उपयुक्त में से किसी नहीं। अभी ऊपर भी हमने इसकी चर्चा करी है। अब मुझे बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों फ्रेडरिक हर्जबर्ग। अभी हमने ऊपर ही चर्चा की थी कि फ्रेडरिक हर्जबर्ग ने द्विकारक सिद्धांत दिया है, द्विकारक सिद्धांत। ठीक है, या जिसे कहते हैं टू फैक्टर थ्योरी। ठीक है, इसमें इन्होंने दो फैक्टर बताए। कौन कौन से फैक्टर बताए हैं? एक तो स्वास्थ्य या हाइजीन, एक तो स्वास्थ्य यानी मोटिवेशनल फैक्टर बताए हैं। ठीक है, और दूसरा इन्होंने हाइजीन फैक्टर बताए हैं। ठीक है, हाइजीन फैक्टर बताएं इन्होंने अपनी मोटिवेशनल थ्योरी में। टू फैक्टर्स बताएं, मोटिवेशन थ्योरी, मोटिवेशनल फैक्टर्स और हाइजीन फैक्टर। ठीक है, मोटिवेशनल फैक्टर काम करने के लिए उसको प्रेरित करते हैं और हाइजीन फैक्टर कहीं ना कहीं उसे काम करने के लिए उतनी प्रेरणा नहीं देते, उसके अंदर नेगेटिव इमोशंस का संचार करते हैं। ठीक है, चलिए तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। वरिष्ठ कनिक संबंधों की प्रकृति के विषय में निम्नलिखित में से कौन से लेखक ने एक्स सिद्धांत और वाई सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? तो अभी हमने दोस्तों इस सिद्धांत को किया है, किसने किया है? डगलस मैकग्रेगर ने। ठीक है, डगलस मैकग्रेगर ने। अब्राहम मैस्लो का हमने कौन सा सिद्धांत देखा था? अब्राहम मैस्लो का हमने देखा था
आवश्यकता सिद्धांत, आवश्यकता सिद्धांत, या फिर इसको नीड हायरार्की थ्योरी भी कहते हैं, नीड हायरार्की थ्योरी भी कहते हैं। और हर्जबर्ग का हमने कौन सा देखा, द्विकारक सिद्धांत, जिसे हम टू फैक्टर थ्योरी भी कहते हैं। ठीक है, चलिए आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। जितना ज़्यादा हम रिवीजन करेंगे दोस्तों, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, हमारी तैयारी को उतनी ही धार मिलेगी। ठीक है, तो इसीलिए मैं बार बार चीज़ों का रिवीजन कराती हूँ कि मल्टीपल टाइम आपका रिवीजन हो जाए, जिससे कि आपके दिमाग में वो चीज़ें पक्की तरीके से याद हो जाए। जब रिवीजन की कमी होती है दोस्तों, तभी एग्ज़ाम में सवाल आने पर हमें उसमें कन्फ्यूज़न होता है अलग अलग ऑप्शंस में, कि ऑप्शन बी सही होगा, बी भी सही लग रहा है, ए भी सही लग रहा है। ऐसा तभी होता है जब हमारे अंदर रिवीजन की कमी होती है। ठीक है, तो विटामिन रिवीजन हमारी तैयारी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी तैयारी बहुत मजबूत बने, इसके लिए विटामिन रिवीजन आप रोज़ लेते रहिए। ठीक है, चलिए, विटामिन रिवीजन मजाक का नाम है, लेकिन है ये सच्ची थ्योरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्यक्ति के लिए काम करना उतना ही स्वाभाविक है जितना आराम करना, खाना या खेलना। ये मान्यता किस थ्योरी की है, एक्स थ्योरी की, वाई थ्योरी की, जेड थ्योरी की, या किसी की भी नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वाई थ्योरी की। ठीक है, एक्स थ्योरी क्या कहता है, एक्स थ्योरी तो कहता है कि वो काम से जी चुराता है। ठीक है, आदमी का मन बस चले तो वो काम ना करे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। लोक प्रशासन पर नियंत्रण के प्रकार हैं, कार्यपालिका, संसदीय, न्यायपालिका, या इनमें से सभी। तो आपको सही उत्तर पता ही होगा दोस्तों, इनमें से सभी। इन सभी प्रकारों से लोक प्रशासन पर नियंत्रण लगाया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। लोक प्रशासन पर उचित नियंत्रण की आवश्यकता भारत में इसलिए है क्योंकि भारत में प्रजातंत्र की परंपराएं अधिक पुरानी न होने के कारण इसकी रक्षा के लिए प्रशासन को नियंत्रण में रखना अत्यंत आवश्यक है। अन्यथा यह निरक्षरता, निर्धनता और नियंत्रण के अभाव में प्रजातंत्र के लिए खतरा बन जाएगा। ऑप्शन नंबर बी कहता है महात्मा गांधी का ये कहना था, और या फिर तीसरा शास्त्रों में ऐसा कहा गया, या फिर चौथा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर तो दोस्तों ऐसे ही समझ में आ रहा है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 95 के लिए आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में प्रशासन पर संसदीय नियंत्रण कम होता है क्योंकि, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में पूछ रहा है कि प्रशासन पर संसदीय नियंत्रण कम क्यों होता है। पहला पूछ रहा है इसमें सत्ता का पृथक्करण यानी कि सेपरेशन ऑफ पावर का सिद्धांत निहित होता है, या फिर परंपरा और समय का तकाजा है, या जनता ऐसा चाहती है, या उपयुक्त सभी। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 96 के लिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर संसदीय नियंत्रण की आवश्यकता, या कह सकते हैं अध्यक्षात्मक प्रणाली में प्रशासन पर नियंत्रण कम इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर यानी कि शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को अपनाया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 97। दोस्तों इस सीरीज़ के हम लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने 75 तक क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो वो भी आप ज़रूर देख लीजिएगा, ताकि आपकी तैयारी कंप्लीट हो जाए। और मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, क्योंकि दोस्तों जहाँ से जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आप कर सकें उतना ज़्यादा अंतिम समय में एग्ज़ाम के टाइम पे इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। संसद में प्रश्नकाल का समय होता है जिसमें प्रशासन को इन प्रश्नों के माध्यम से सावधान रखा जाता है, जिसमें प्रश्नों द्वारा जनता की शिकायतें प्रशासन तक संसद के माध्यम से पहुंचाई जाती हैं, या फिर जिसमें कोई भी सदस्य प्रशासकीय अधिकारी के किसी भूल चूक के कार्य से संबंधित सवाल कर सकता है, या फिर उपयुक्त सभी। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर दोस्तों, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी इसमें सही है। ठीक है, संसद में प्रश्नकाल का जो समय होता है वो इन तीनों ही ऑप्शन में बताया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संसद निम्नलिखित में से कौन सा कार्य संपन्न नहीं करती है, नहीं करती है पूछा गया है। भारत की केंद्रीय सरकार के लिए बजट पास करने का कार्य, क्या भारत की संसद बजट पास करती है या नहीं, आपको बताना है। दूसरा, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर महाभियोग लगाने का कार्य, भारत के केंद्र सरकार का वार्षिक बजट बनाने और तैयार करने का कार्य, या उपयुक्त सभी।
दोस्तों बहुत आसान प्रश्न है, अगर आप ढंग से पढ़ेंगे तो आप इसका आंसर तुरंत ही जान जाएंगे। ठीक है, तो क्या जो भारत की संसद है वो केंद्र सरकार के लिए बजट पास करने का कार्य करती है? बिल्कुल करती है। यहाँ पूछा गया कौन सा कार्य नहीं करती है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों पर महाभियोग लगाती है? बिल्कुल लगाती है। क्या केंद्र सरकार का वार्षिक बजट तैयार करती है? बिल्कुल भी नहीं करती है। ये काम तो खुद हमारे यहाँ भारत में अगर देखा जाए तो ये कौन करता है? कार्यपालिका करती है। ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि हमें गलत आंसर को ही चुनना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लोक प्रशासन की समस्त शक्तियों का स्रोत क्या है? व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका या उपयुक्त में से कोई नहीं। आपको बताना है कौन है लोक प्रशासन की समस्त शक्तियों का स्रोत। तो ये हो जाएगा दोस्तों व्यवस्थापिका। ठीक है, क्योंकि लोक प्रशासन को सारी शक्तियाँ कहाँ से मिलती हैं? संविधान से मिलती हैं, और संविधान ने नियम कानून बनाने की शक्ति किसको दी है? व्यवस्थापिका को। तो इस तरीके से इस ऑप्शन में से, इन तीनों ऑप्शन में से हमारा व्यवस्थापिका सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों देखते हैं आज की वीडियो का 100 क्वेश्चन, इस पूरी सीरीज़ का 100 क्वेश्चन, आज की वीडियो का नहीं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। लोक प्रशासन पर व्यवस्थापिका अपना नियंत्रण किसके माध्यम से लागू करती है? कार्यपालिका के माध्यम से, न्यायपालिका के माध्यम से, व्यवस्थापिका स्वयं अपने माध्यम से, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ध्यान से पढ़ेंगे दोस्तों, लोक प्रशासन पर व्यवस्थापिका के नियंत्रण की बात हो रही है। ठीक है, लोक प्रशासन पर कार्यपालिका का भी नियंत्रण होता है, व्यवस्थापिका का भी होता है, और न्यायपालिका का भी होता है, व्यवस्थापिका का भी होता है। वो स्वयं अपने माध्यम से भी लोक प्रशासन लगाती है, जनता का भी उस पर नियंत्रण होता है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे देख लेना है ध्यान से कि कौन सा नियंत्रण वो पूछ रहा है। तो पूछ रहा है व्यवस्थापिका अपना नियंत्रण किसके माध्यम से लागू कराती है, आपको बताना है। तो किसके माध्यम से लागू कराती है दोस्तों? तो ये कराती है कार्यपालिका के माध्यम से। ठीक है, तो लोक प्रशासन पर व्यवस्थापिका अपना नियंत्रण किसके माध्यम से लागू कराती है? कार्यपालिका के माध्यम से लागू कराती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। संसद का प्रथम कालांश घंटा क्या कहलाता है? शून्यकाल, वाद विवाद का समय, प्रथम घंटा, या इनमें से कोई नहीं। आपको अपना आंसर चूज करना है। क्या होगा सही उत्तर? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या कहलाता है? शून्यकाल कहलाता है। ठीक है, और शून्यकाल दोस्तों संसदीय व्यवस्था में भारत की ही देन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संसद में प्रत्येक दिन का प्रथम कालांश निर्धारित होता है प्रश्न पूछने के लिए, पूरक प्रश्न पूछने के लिए, ए और बी दोनों के लिए, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो पहला कालांश होता है वो किस लिए होता है दोस्तों? तो वो प्रश्न पूछने के लिए और पूरक प्रश्न पूछने के लिए, दोनों के लिए होता है। तो इस तरीके से हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। परिभाषा है, हम सभी या तो प्रशासन या प्रशासित या प्रशासन से लाभान्वित होने वाले के रूप में जीवित हैं। ऐसी स्थिति में प्रशासन की शक्तियां बढ़ जाती हैं और इन शक्तियों को नियंत्रण करने की आवश्यकता भी पड़ती है। यह कथन किसका है? आईवे डीड का, एफ.डब्ल्यू. विलोबी का, एल.डी. वाइट का, या इनमें से कोई नहीं। किसका कथन है ये आपको बताना है। तो ये कथन है दोस्तों आईवे डीड का। ठीक है, इंपॉर्टेंट मार्क कर दे रही हूँ दोस्तों मैं इसको, इंपॉर्टेंट कोटेशन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 104। विधि के नियम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? हाइट, डायसी, वेबर, या एफ.डब्ल्यू. विलोबी। तो मुझे लगता है दोस्तों आसान प्रश्न है, सभी को इसका उत्तर पता ही होगा। इसका उत्तर हो जाएगा डायसी। चलिए अगला देखते हैं। बजट किसके द्वारा नियंत्रण का उपकरण है? बजट किसके द्वारा नियंत्रण का उपकरण है? विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका, या इनमें से सभी। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि लोक प्रशासन पर विधायिका का भी नियंत्रण होता है, कार्यपालिका का भी होता है, न्यायपालिका का भी होता है, जनता का भी होता है, और लोक प्रशासन में स्वयं के भी कुछ नियंत्रण होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि बजट जो है वो किसके नियंत्रण का उपकरण है? बजट के द्वारा कौन लोक प्रशासन पर नियंत्रण रखता है, आपको ये बताना है। तो ये किसका है दोस्तों? ये है विधायिका का। ठीक है, क्योंकि बजट को पास करना पूरी तरीके से किसके हाथ में होता है? ये विधायिका के हाथ में होता है।
ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में हमने पूरे 30 क्वेश्चंस किए हैं। आप मुझे अपने क्वेश्चंस करने के बाद ज़रूर बताइएगा कि 30 में से आपके कितने मार्क्स आए हैं। आई होप कि आप लोग 30 में से 30 मार्क्स लेकर आएंगे, और अगर 27 to 30 भी लेकर आते हैं दोस्तों, तो वो भी मेरे हिसाब से A+ ही स्कोर माना जाएगा। क्योंकि अगर आपने कुछ क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन आपके गलत भी हो जाते हैं, तो वो आपको नेक्स्ट टाइम के लिए याद हो जाएंगे कि परीक्षा भवन में, परीक्षा के हॉल में आपसे वो प्रश्न गलत नहीं होंगे। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो का कंटेंट अच्छा लग रहा हो और मेरे पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा हो, तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और जुड़े रहिएगा हमारे चैनल से, ताकि आपको मैं इस तरीके की और वीडियो प्रोवाइड करा सकूं, जिससे आपकी पढ़ाई जो है, आपकी तैयारी जो है, बहुत ही अच्छे से चलती रहे। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलती हूं आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप दोस्तों अपना मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए। नमस्कार दोस्तों।